अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोदी जी की तो लंका अब जलने वाली है। मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे और ना ही बीजेपी की सरकार बन रही है। सुबह तक का जो रुझान था उसमें दिखाया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन 270 सीटों पर लीड पर थी और इंडिया अलायंस 255 सीटों पर सिमट रही थी, जबकि सरकार बनाने के लिए 272 लोकसभा की सीटों की जरूरत है, जो कि मेरा अपना खुद का आंकड़ा था। 4 दिन और 1 हफ्ते से मैं आपसे कह रहा हूं कि एमआईएम किंग मेकर बन सकती है और आखिरकार यह सच होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जैसे ही यह रुझान 2 बजे के आसपास पहुंचा, तब गोदी मीडिया यह दिखा रही थी कि इंडिया अलायंस 294 लोकसभा की सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि इंडिया गठबंधन 238 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। लेकिन हकीकत में उस इंडिया अलायंस में बीजेपी की कितनी सीटें हैं और वो कौन सी पार्टियां हैं जो बीजेपी को साथ छोड़ने को तैयार हैं, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। अब इस रिपोर्ट को थोड़ा ध्यान से समझिए और समझिए, ध्यान समझिए। हमारे देश में टोटल 543 लोकसभा की सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 272 लोकसभा की सीटों की जरूरत पड़ती है। उन 543 लोकसभा की सीटों में से बीजेपी 235 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और चांसेस है कि बीजेपी 235 की 235 सीटें जीत जाए। बीजेपी के साथ टीडीपी नाम की एक पार्टी है जो कभी कांग्रेस में रहती है, कभी बीजेपी में रहती है। उनके पास 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें हैं। जेडीयू जो कि कभी महागठबंधन में रहती है और कभी एनडीए में रहती है, उनके पास भी 15 लोकसभा की सीटें हैं। एलजेपी जो जिसकी सरकार बनती है, एलजेपी उसी के साथ चली जाती है, उनके पास भी 5 लोकसभा की सीटें हैं। और शिवसेना का जो शिंदे गुट है उसके 5 लोकसभा की सीटें हैं। ये सब इंडिया अलायंस का इस वक्त हिस्सा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वाकई में बीजेपी के पास, इंडिया अलायंस के पास कंफर्म 276 लोकसभा की सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत से ज्यादा है। लेकिन बात जहां पर इंडिया अलायंस की है, इंडिया अलायंस में कांग्रेस के पास 99 लोकसभा की सीटें आई है, यानी वो 99 लोकसभा की सीटें जीतने के कगार पर है, जबकि समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतने के कगार पर है। तृणमूल कांग्रेस 31 सीटें जीत रही है, डीएमके 21 सीटें जीत रही हैं और सिर्फ 84 सीटों की जरूरत इंडिया अलायंस को है। अदर पार्टियों को अगर मिला ले तो इंडिया अलायंस 276 सीट इंडिया अलायंस के पास भी हो जाते हैं। लेकिन इंडिया अलायंस के पास ये 84 सीट कहां से आएगा? क्योंकि इस वक्त रिपोर्ट के माने तो इंडिया अलायंस के पास 238 लोग, ये एकदम अभी का आंकड़ा और ये सही आंकड़ा जो आपको गोदी मीडिया दिख रही है, सही आंकड़ा है। इंडिया अलायंस के पास 238 लोकसभा की सीटें हैं, जबकि इंडिया अलायंस के पास ये 290 से ज्यादा सीटें दिखा रहे हैं। लेकिन अगर जेडीयू यानी नीतीश कुमार और टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी अगर ये एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन का साथ दे दें और एमआईएम 3 सीटों का समर्थन कर दे, तो इंडिया में इतिहास रच जाएगा और पहली बार इंडिया के 238 सीट टीडीपी के 16, जेडीयू के 15 और एमआईएम की 3 लोकसभा के सीटों को मिला दे तो ये होते हैं 272 लोकसभा की सीटें, यानी वो जादुई आंकड़ा जिसके बुनियाद पर इस देश में सरकार बनती है और प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है। तो क्या अभी एमआईएम किंग मेकर बनने वाली है? क्या जेडीयू और टीडीपी इंडिया गठबंधन का साथ देगी? और बेशक वो साथ देगी, क्योंकि टीडीपी के जो नेता है चंद्रबाबू नायडू, इनको मोदी जी ने ही जेल भिजवाया था। अब डर के उन्होंने बीजेपी का साथ दे दिया, एनडीए में चले गए। लेकिन अब जब इंडिया गठबंधन मजबूत है तो फिर उनको बीजेपी का साथ छोड़ना पड़ेगा। उसी तरीके से नीतीश कुमार, जो कि कई बार महागठबंधन का हिस्सा और खुद इंडिया गठबंधन को बनाने वाले ये व्यक्ति हैं, इंडिया अलायंस को बनाने वाले ही आज एनडीए में हैं। यकीनन नीतीश कुमार कभी भी एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन का साथ दे सकते हैं। फैक्ट यह है कि टीडीपी और जेडीयू इज एक्चुअल किंग मेकर। ये जिस पार्टी का साथ देंगे उसकी सरकार बनेगी। और एमआईएम के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सीट काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके समर्थन के बिना भी सरकार बनाना काफी मुश्किल है, काफी मुश्किल। क्योंकि इंडिया अलायंस के पास 238 इस वक्त लोकसभा की सीटें फिक्स है। ये 238 सीटें वो जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 238 सीटों में तो सरकार नहीं बनेगी। अगर टीडीपी और जेडीयू का भी अगर साथ ले ले तो भी इनको 2 सीटों की जरूरत पड़ेगी, 3 सीटों की जरूरत पड़ेगी तो भी। तो एमआईएम के बिना इस वक्त सरकार नहीं बन रही है।
अब बात करेंगे एमआईएम के वो 3 सीट जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि वाकई में उन 3 सीटों में कौन जीत रहा है। तो उन 3 सीटों के ऐसा है, हैदराबाद के, तेलंगाना के हैदराबाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट में असदुद्दीन ओवैसी साहब को अब तक 4,62,340 वोट मिल चुका है, जबकि बीजेपी की प्यारी और लाडली माधवी लता को 2,52,182 वोट मिला है। वो असदुद्दीन ओवैसी साहब से 2,01,152 वोटों से पीछे हैं। और यहां पर कांग्रेस के एक मुस्लिम उम्मीदवार को भी, वो भी 4,01,881 वोट से वो भी पीछे है। 44,000 वोट मिला उसको। कांग्रेस ने इतनी कोशिश की, ये देखिए ये वीडियो सबूत है इस बात का कि कांग्रेस ने कितनी कोशिश की हैदराबाद में एमआईएम को हराने की। उसने मुसलमानों का वोट काटने के लिए हैदराबाद के लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को उतारा और उन्होंने 46,000 महत्वपूर्ण वोट काटे हैं। लेकिन इनके वोट काटने से ओवैसी साहब की गरिमा को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ओवैसी साहब ने 2 लाख से ज्यादा वोटों से अब भी माधवी लता को पछाड़ कर रखा है। और शाम के होते होते असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये जो 4 लाख वोट उनको मिला है, 4,62,000, ये बढ़कर 5 लाख 6 लाख के आसपास पहुंचेगा। तो हैदराबाद सीट में असदुद्दीन ओवैसी साहब की जीत 99% पक्की है और माधवी लता हार चुकी है। जहां जहां एमआईएम का मुकाबला सीधा बीजेपी से होगा, वहां पर बीजेपी की हार तय है और वहां पर एमआईएम की जीत तय है। अगर इसी सीट में अगर कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से होता तो यहां पर बीजेपी जीत जाती और कांग्रेस हार जाती। एआईएमआईएम भले से ही नेशनल लेवल पर कांग्रेस से छोटी पार्टी है, लेकिन उनकी गरिमा, उनकी इज्जत और उनकी ताकत के हिसाब से एमआईएम कांग्रेस से बड़ी पार्टी है, क्योंकि जहां जहां उनका मुकाबला सीधा बीजेपी से होता है वहां वहां वो हरा देती है बीजेपी को। तो कांग्रेस का मुंह काला हो चुका है, बीजेपी हार चुकी है और एमआईएम हैदराबाद में जीत चुकी है। दूसरा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इम्तियाज जलील साहब जो कि सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहां के, वो इस वक्त दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। पहले नंबर पर हैं 1,82,846 वोटों के साथ शिवसेना के उम्मीदवार भुमरे संदीप राव। दूसरे नंबर पर है 1,59,826 वोटों के साथ सिर्फ 23,000 वोटों से इम्तियाज जलील साहब यहां से पीछे, सिर्फ 23,000 बस। जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रत्याशी को 1,16,431 वोट मिला, यानी यहां पर अच्छा खासा वोटों का विभाजन हो रहा है, जिसका फायदा एमआईएम को मिल रहा है। और यही हमारी पॉलिसी, यही हमारी नीति है। इस प्लानिंग को आपको समझना पड़ेगा। अगर जहां पर 30% लोग भी डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं और वो एमआईएम को सपोर्ट करना चाहते तो वो जीत सकते हैं, क्योंकि जो लोग डेमोक्रेसी को नहीं बचाना चाहते उनका वोटों का विभाजन हो रहा है। औरंगाबाद में इम्तियाज जलील साहब सिर्फ 23,000 वोटों से पीछे हैं। शाम आते आते इनके पास भी 3, 3.5, 4 लाख वोट आराम से आ जाएगी। और बिहार के किशनगंज में अख्तरुल इमान साहब तीसरे नंबर पर है। यहां पर जनता दल यूनाइटेड, जनता दल के पास मुजाहिद आलम नाम के प्रत्याशी को 1,33,804 वोट मिला, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को 1,27,760 वोट मिला और एमआईएम के प्रत्याशी अख्तरुल इमान साहब को 1,25,024 वोट मिला। सिर्फ 31,000 वोटों से यहां पर भी अख्तरुल इमान साहब पीछे हैं। अभी काफी काउंटिंग बाकी है, शाम तक का वक्त है और शाम आते आते आप देखोगे एमआईएम ठीक 3 नंबर से 1 नंबर पर चली आएगी, क्योंकि किशनगंज के लोग एमआईएम के साथ हैं। एमआईएम का हारने का सवाल ही नहीं उठता। बस आप सब दुआ कीजिए कि औरंगाबाद और किशनगंज में एमआईएम के दोनों प्रत्याशियों को कम से कम 5 लाख वोटों से नवाजा जाए और वो जीतकर पार्लियामेंट में जाकर डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई लगे। अब आप सबको कमेंट पर बताने कि आप सबको क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है। क्या टीडीपी और जेडीयू बीजेपी का साथ देकर एनडीए की सरकार बनाएगी, या फिर टीडीपी और जेडीयू बीजेपी से हटकर इंडिया अलायंस का साथ देगी और एमआईएम के 3 सीटों के समर्थन से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? अपनी बात कमेंट पर जरूर दिखिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा लाइक, क्योंकि जो बातें मैंने आपको बताई है, ये बातें आपको गोदी मीडिया तो छोड़िए, कोई आम यूट्यूबर भी आपको नहीं बता सकेगा, क्योंकि ये फैक्ट है और लॉजिकल बातें हैं। आप सब प्लीज कमेंट पर जरूर बताइए कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है और एमआईएम ने कितने सीटों पर चुनाव लड़ा। एक सीट का रिपोर्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।
अल्लाह की इस्लाम रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।